हेलो मेरे प्यारे प्यारे से, और आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों के स्टडी जैसे से चल रहा होगा। तो आज जो है ताबड़तोड़ बैटिंग होने वाली है। जो आप लोगों ने पहला जो चैप्टर आपने पढ़ा है, अभी पहले चैप्टर में जो कुछ चीज़ें आपको छूटी हैं तो उसको पूरा कराया जाए। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण चल रहा था पहले वीडियो में, जो प्रकाश संश्लेषण देख चुके हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी छूटी हैं, तो उसको हम पूरा कर लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, प्रकाश संश्लेषण की, तो उसमें हमने एक सूत्र बताया था जिसको बोलते हैं CO2 प्लस H2O। ठीक है, उसके बाद क्या बना था, C6H12O6 प्लस H2O प्लस O2। ठीक है, ये इतना हमने बनाया था। अब देखिए भैया, इसमें आपको बैलेंस करना है, यहाँ पे 6 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पर लगा दीजिए और यहाँ पर लगा दीजिए। यहाँ पे देखिए, हमने थोड़ा दूर दूर इसको लिख देते हैं, CO2 प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे आप अगर क्या करेंगे, अब अगर यहाँ पे C6 लगा देते हैं, यानी यहाँ पे 12 लगाएंगे तभी आपका होगा 12, यहाँ 6 लगा दे रहे हैं तो आपका हो गया। यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होगा। ठीक है, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश होगा, यहाँ पे होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होगा। क्या होगा, क्लोरोफिल। ये जब पूछेगा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे प्रकाश संश्लेषण, उसके बाद ये लिखेंगे। लिखने के बाद आप लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, उसके बारे में आप लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में लिखने के बाद क्या कुछ चीज़ें आप इसमें भी अच्छे तरीके से लिखेंगे। ठीक है, आपसे इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या जल निकलता है, तो हाँ भैया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल निकलता है। आप देख रहे हैं कि जल निकला है, तो जल निकलता है। ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण में क्या जल निकलता है, तो निकलता है। फिर उसके बाद प्रकाश संश्लेषण के लिए आप क्या आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक चीजें क्या क्या हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या चीजें आवश्यक होती हैं, तो हमने बताया है भैया, प्रकाश संश्लेषण में CO2 H2O, ठीक है, क्लोरोफिल, अब क्लोरोफिल A और B दोनों होगा, A और B दोनों होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्लोरोफिल के बाद सूर्य का प्रकाश, ठीक, इतनी चीजें हमें आवश्यकता पड़ती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। फिर समझ लेते हैं क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल के बारे में हम समझ लेते हैं। क्लोरोफिल के घटक होते हैं, तो क्लोरोफिल के जो होते हैं वो 4 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं, 4 घटक होते हैं। क्लोरोफिल की अगर हम बात करें तो इसके कितने घटक होते हैं, 4 घटक होते हैं। कितने होते हैं, 4। क्लोरोफिल के 4 घटक, यानी कि क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B, क्लोरोफिल B हो गया। उसके बाद आपका क्या होगा, जिसको बोलते हैं कैरोटीन। क्या बोलते हैं, कैरोटीन होता है। ये घटक है, घटक क्लोरोफिल के घटक हैं, कैरोटीन होगा। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद आपका होगा ज़ैंथोफिल। क्या होगा, ज़ैंथोफिल होगा। क्या होगा, ज़ैंथोफिल होगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर जो है क्लोरोफिल का सूत्र हम देख लेते हैं। तो क्लोरोफिल का जो सूत्र होता है उसकी अगर हम बात करें तो होता है C55। क्या होता है, C55H72, C55H72O। अब जब C55H72 और O5 होगा, क्या होगा, O5N4, Mg होगा। क्या होगा, Mg होगा। उसके बाद बी वाले की बात करें, क्लोरोफिल बी, कुछ नहीं करना है, इसके स्थान पर 70 कर देना है और यहाँ पे जो है घटा देना है, यानी कि 4 कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें बढ़ा देना है। ठीक है, 6 कर देना, सॉरी यहाँ पे 6 कर देना है। ठीक है, बाकी सब चीजें एकदम सही है। जैसे मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं C55H70O6N4Mg। ठीक है, इतना हो गया, इसका सूत्र है। ठीक, अब उसके बाद है कैरोटीन। कैरोटीन मतलब अगर पूछेगा बीटा कैरोटीन, तो बीटा कैरोटीन का सूत्र होता है C4। क्या होता है, C4OH, C4OH 56। ठीक है, 56 होता है।
इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद समझते हैं कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की खोज किसने की थी, इसको हम देख लेते हैं। तो क्लोरोफिल की जो खोज हुआ था ये 1817 में हुआ था। किसने किया था? 1817 में जोसेफ और पियरे ने किया था। किसने किया था? जोसेफ और पियरे ने। 1800 मतलब क्लोरोफिल जो होता है इसकी खोज, कोई भी क्लोरोफिल हो, ठीक है, हम केवल ए बी की नहीं बता रहे हैं, तो कोई भी क्लोरोफिल हो इसकी खोज कब हुई थी? 1817 में। कब हुई थी? 1817 में इसकी खोज हुई थी। किसने किया था? जोसेफ और पियरे ने। जोसेफ और पियरे ने जो है क्लोरोफिल की खोज की थी। ठीक है, अब क्लोरोफिल जो होता है ये ग्रहण किस चीज को करता है? तो क्लोरोफिल बैगनी, ठीक है, अब बैगनी, नीला और लाल, बैगनी, नीला और लाल रंगों को क्या करता है? ये ग्रहण करता है। अब वो अलग बात है कि कौन सा क्लोरोफिल ये जो है ग्रहण कर लेगा, उतनी डिटेल में आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, तो क्लोरोफिल के बारे में आपको पता चलेगा। क्लोरोफिल जो होता है एक केंद्रक में होता है। कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल में एक केंद्रक होता है जिसमें मैंगनीज का एक अणु होता है। क्लोरोफिल में क्या होता है? केंद्रक होता है। क्लोरोफिल में केंद्रक होता है जिसमें क्या होता है? मैंगनीज का यानी कि Mg का एक अणु होता है। इसमें मैंगनीज होता है। मैंगनीज का कितना अणु? एक अणु होता है मैग्नीशियम का। मैंगनीज नहीं, मैग्नीशियम का एक अणु होता है। ठीक है, मैग्नीशियम गलत हो जाएगा, मैंगनीज अगर कर देंगे। उसके बाद हम समझ लेते हैं प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्था होती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्था होती हैं। कितनी अवस्था होती है प्रकाश संश्लेषण की? दो अवस्था होती हैं। फोटोसिंथेसिस की कितनी अवस्था? दो अवस्था। फोटोसिंथेसिस की कितनी अवस्था? दो अवस्था। अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण की अवस्था, तो प्रकाश संश्लेषण की अवस्था, ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्था? दो अवस्था। कितनी? दो। ठीक है, अब पहला इसमें क्या होगा, उसके बाद दूसरा आपका क्या होगा? तो पहला आपका जो होगा वो प्रकाश रासायनिक क्रिया होगा। प्रकाश रासायनिक क्रिया, प्रकाश रासायनिक क्रिया। दूसरा आपका क्या होगा? रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया होगा। रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया, रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया होता है। अब इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये क्या क्या चीज होता है। ठीक है, देखिए भैया, सबसे पहले हम एक चीज को पढ़ते हैं, इस चीज को, यानी कि प्रकाश रासायनिक क्रिया। प्रकाश रासायनिक क्रिया जो होता है ये ग्रेना में होता है। किस में होता है? क्लोरोफिल के ग्रेना में। कहाँ होता है? क्लोरोफिल के ग्रेना में। कहाँ होता है? क्लोरोफिल के ग्रेना में। क्लोरोफिल क्या होता है? ये ग्रेना क्या होता है हम समझते हैं। जो क्लोरोफिल होता है इस तरह से होगा, ठीक है, इसी के बीच में क्या होता है, ठीक है, ऐसे जो है सिक्के नुमा ऐसे चिपके रहते हैं, तो इसी को कहते हैं ग्रेना। ठीक है, इसी तरह से सिक्के के ऊपर सिक्के, सिक्के के ऊपर सिक्के, इस तरह से गोलनुमा बने रहते हैं, उसी को कहते हैं ग्रेना। ठीक है, आप जब देखेंगे उसको जो है आपके बुक में दिया हो गया होगा, ठीक है, एकदम पे भी नहीं दिया गया तो उसको सर्च करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, ग्रेना उसको बोलते हैं, सिक्के के ऊपर सिक्के करके रखे रहते हैं। ठीक है, उसको ग्रेना बोलते हैं। अब उसके बाद है कि जो ये प्रक्रिया कह रहे थे, यानी कि प्रकाश रासायनिक क्रिया जो होता है इसको क्या कहते हैं? हिल कहते हैं। क्या कहते हैं? हिल क्रिया बोलते हैं। इसको एक क्रिया और बोलते हैं जिसको बोलते हैं हिल क्रिया।
क्या बोलते हैं, हिल क्रिया। ठीक है, प्रकाश रासायनिक क्रिया को बोलते हैं हिल क्रिया भी बोलते हैं। जब इसमें जल का अपघटन होता है, इस वाले में जब जल का अपघटन होता है तब क्या होता है, जब जल का अपघटन होगा, क्या होगा, जब जल का अपघटन होता है तो इसके जो है हाइड्रोजन आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें जो है हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन इसमें निकलते हैं। और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन आयन और इलेक्ट्रॉन जो है अब जल के अपघटन के बाद जो है ये निकलता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, प्रक्रिया का जब अंत होने लगता है, क्या होने लगता है, जब प्रक्रिया का अंत होने लगता है तो उसमें जो है कुछ ऊर्जा निकलती है। वह ऊर्जा किस रूप में निकलती है, एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में, एटीपी और एनएडीपीएच के रूप में। ठीक है, ये क्या होते हैं, मदद करते हैं, ऊर्जा निकाल करके किसको मदद करते हैं, इसको ग्रेना को, यानी कि पत्ती की, पत्ती में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ठीक है, जब पत्ती को आप जो उसको जूम करके जब देखेंगे तो आपको दिखेगा। उसके बाद जो है एडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हम इधर लिख दें एटीपी और एनएडीपीएच। ठीक है, अगर हम बात करें तो क्या बोले हम, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हो गया। उसके बाद है एनएडीपी का क्या होगा, एनएडीपी का होगा निकोटिनाइड, निकोटिनाइड क्या होगा, निकोटिनाइड होगा, क्या होगा, निकोटिनाइड, निकोटिनाइड। ठीक है, निकोटिनाइड, टिनाइड। ठीक, उसके बाद है निकोटिनाइड ए, एडेनिन, क्या होगा, एडेनिन होगा, एडेनिन होता है, एडेनिन तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एडेनिन। डाई न्यूक्लियो क्या होगा, डाई न्यूक्लियो, डाई न्यूक्लियो टाइड होता है, टाइड, डाई न्यूक्लियो टाइड होता है, डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, क्या होगा, फास्फेट, डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट होगा। ठीक है, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा इसमें, समझिएगा कि इसकी अगर हम बात करें रासायनिक प्रकाशहीन की, रासायनिक प्रकाशहीन की अगर हम बात कर लें तो रासायनिक प्रकाशहीन प्रतिक्रिया जो होता है इसमें क्या होता है, ये स्ट्रोमा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, स्ट्रोमा में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, स्ट्रोमा में पाया जाता है। अब स्ट्रोमा में क्या होता है, इसमें इंजाइम होते हैं, क्या होते हैं, इंजाइम, और एक चीज़ होता है, इंजाइम के साथ साथ राइबोसोम भी होता है, राइबोसोम, क्या होता है, राइबोसोम भी होता है। स्ट्रोमा ये होता कहाँ है, ये जब आप माइटोकांड्रिया को जब खोल के देखेंगे तो उसमें जो है जो खाली स्थान ऐसे करके छल्ले नुमा होते हैं उसी के बगल में होते हैं। ठीक है, स्ट्रोमा पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद समझिए भैया ये क्या होता है, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड की जब अपघटन होता है, अपचयन होता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है तो क्या होता है, इसमें शर्करा और स्टार्च बनते हैं। क्या बनते हैं, जब कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन होता है तो क्या बनता है, स्टार्च, और क्या बनता है, स्टार्च और शर्करा बनता है। क्या बनता है, शर्करा, स्टार्च बनेगा और क्या बनेगा, शर्करा बनेगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद समझते हैं हम कि जो उस, अब देखो भैया पोषण में कुछ चीज़ें छूटे थे तो पोषण को भी देख लेते हैं। पोषण जो होता है यानी कि, ठीक है, पोषण कितने प्रकार का होता है ये समझते हैं। पर पोषण,
परपोषण हम नहीं पढ़े थे ना, तो परपोषण हम पढ़ लेते हैं। परपोषण में क्या क्या मतलब कितने भाग होते हैं उसके, जिसको बोलते हैं विषमकोशी, ठीक है, तो उसको हम पढ़ लेते हैं। अभी उसके पार्ट के बारे में हमने नहीं पढ़ा था। ठीक, अब उसको हम पढ़ लेते हैं। परपोषण, परपोषण जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब ये कितने प्रकार का होता है, तो ये भैया 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार के आपके होते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका, इसमें अगर हम बात कर लें शाकाहारी, किसकी बात कर लें? शाकाहारी। पहला आपका क्या होता है? शाकाहारी होता है। फिर उसके बाद दूसरा आपका क्या होता है? मांसाहारी, मांसाहारी। तीसरा आपका क्या होता है? जिसको बोलते हैं अपमार्जक। क्या बोलते हैं? अपमार्जक, अपमार्जक। या अपमार्जक, या क्या बोलते हैं इसको? अपमार्जक भी बोलते हैं, और भी बोलते हैं मृतोपजीवी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी, मृतोपजीवी भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद है चौथा आपका, क्या बोलते हैं? चौथा जो होता है जिसको बोलते हैं परजीवी, परजीवी। अब ये हो गया, चारों हो गए परजीवी, ठीक है। जब चारों हो गए, चारों के इंग्लिश भी देख लेते हैं, है ना। शाकाहारी को क्या बोलते हैं? हर्वी वेरस, ठीक है, वेरस। ये हो गया। उसके बाद मांसाहारी को क्या बोलते हैं? कैरिनी ओरस, कैरिनी ओरस, ठीक है, कैरिनी ओरस। इसको क्या बोलते हैं? स्कैनिव जेनर्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पैरासिटिक, ठीक है, पैरासिटिक होगा। अब हम देख लेते हैं भैया, एक एक करके सबको देख लेते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 हो गए। अब देख लेते हैं भैया कि शाकाहारी किसे कहते हैं। शाकाहारी में क्या होता है? शाकाहारी उन्हें कहा जाता है जो केवल हरी पत्ती या फिर फल फूल खाते होंगे। यानी कि फल फूल पत्ती, फल फूल पत्तियां अगर वो खाते होंगे तो क्या कहलाएंगे? शाकाहारी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लें तो एग्जाम्पल में कौन कौन होगा? जैसे बकरी, गाय, भैंस, ठीक है, खरगोश, बहुत होते हैं। उसके बाद ईटीसी, ठीक है। मांसाहारी की बात कर ले तो मांसाहारी उन्हें कहा जाता है जो केवल अपने से छोटे प्राणियों को क्या करते हैं? मार कर या शिकार करते हैं। जो केवल
अपने से छोटे छोटे प्राणियों प्राणियों का शिकार करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि अपने से छोटे हों, बड़े का भी शिकार कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर हम बात करें, बाघ, शेर, बाघ हो गया, शेर हो गया, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए आपका क्या हो गया, लोमड़ी भी हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम समझते हैं, इस वाले पे आ जाते हैं, यानी कि अपमार्जक जिसको बोलते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी में क्या होता है, ये सड़े गले पौधों से क्या करते हैं, अपना भोजन प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाता है। जो सड़े गले पौधे या मृत जीवी जंतुओं से, सड़े गले पौधे या जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अपमार्जक या फिर मृतोपजीवी कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात कर लें, तो एग्जाम्पल में यहाँ क्या होगा, जैसे क्या बोलते हैं, फफूद जंतु हो गया। ठीक है, फफूद होते हैं ना, फफूद। अच्छा, आप ये भी जानते होंगे कि जू जिसको बोलते हैं, क्या करते, नहीं जू नहीं, फफूद हो गया, ये तो इतना क्लियर होगा। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो जंतु भी हो गए, जीव भी आते हैं इसमें, छोटे छोटे बैक्टीरिया भी आते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए इंसान क्या होता है, वहाँ पे जब सड़ जाता है तो क्या करते हैं, उससे भोजन प्राप्त करते, कुकुरमुत्ता देखे होंगे आप लोग। ठीक है, तो कुकुरमुत्ता भी होगा इसमें। ठीक है, उसके बाद इतना क्लियर हो गया, जिसको आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, मशरूम भी होता है, क्या होता है, मशरूम, कुकुरमुत्ता भी हो गया। ठीक है, ये सब किस में आएंगे, अपमार्जक में आएंगे, माने कि मृत जीवी में आएंगे। उसके बाद आपका क्या होगा, परजीवी। परजीवी का मतलब होता है जो दूसरे से उसी में रह करके दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब परजीवी का मतलब होता है दूसरों पर आश्रित। परजीवी अगर हम बात करें दूसरे जीव के शरीर से, तो लिखेंगे आप दूसरे जीव के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करना। ठीक है, परजीवी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लें, जैसे जू, खटमल, कौन हो गए, जू हो गए, खटमल हो गए। ठीक है, और बहुत से आते हैं, अमरबेल हो गया। ठीक, बहुत से आते हैं, इसमें ETC और इसमें भी ETC। ठीक, इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद जो है, जब आपको इतना समझ में आ गया, फिर उसके बाद हम समझ लेते हैं कि अमीबा में भोज्य का अंतर्ग्रहण क्या कैसे होता है। ये पूछा जाता है अमीबा में अंतर्ग्रहण कैसे होता है। ठीक है, उसके बाद जो है हमने एक चीज़ छोड़ा था जिसको बोलते हैं रसायन स्वपोषण, उसको हमने नहीं बताया था, तो उसको हम लिखवा दे रहे हैं अभी। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट आप अपना लेते रहिएगा। ठीक है, अमीबा में अगर हम देख लेते हैं अंतर्ग्रहण कैसे होता है, इसको फिगर के द्वारा हम इसको देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आप डालेंगे अमीबा में अंतर्ग्रहण, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण। ठीक है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होगा।
ठीक, ये जब अंतर्ग्रहण हो गया, यहाँ पे समझिएगा अंतर्ग्रहण। अब जो है इसको हम फिगर बनाएंगे, फिगर बना करके आपको दिखाएंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको समझ में भी आए। ठीक है, एकदम अच्छे से चलते हैं, इसको देखते हैं। ये पूछा भाई आता भैया, तो इसको आप क्या कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, अपना IMP लगा लीजिएगा। ठीक है, तो आइए फिगर पहले बनाया जाए यहाँ पे। ठीक, ये अमीबा का फिगर है। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या होगा, यहाँ पे भोजन एक बना दे रहे हैं। ठीक, दूसरा कंडीशन में होगा यहाँ पे उसके बाद भोजन अब क्या होगा, अंदर आएगा। आप भी बनाते रहिएगा। ठीक, फिर अगला कंडीशन क्या होगा इसमें देख लेते हैं। ठीक, फिर अगला कंडीशन आप क्या बनाएंगे, भोजन एकदम अंदर आ गया। ठीक, ये बन गया अमीबा का फिगर, मतलब पहले इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर उसके बाद इस तरह से। ठीक है, इस तरह से आप बनाएंगे। अब इसमें जो है केंद्रक कौन है, खाद्य कण कौन है, तो ये आपका होता है खाद्य कण। खाद्य कण ये है। अब केंद्रक कौन है इसमें, ये रहा। ठीक है, अब इस वाले को क्या बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कूटपाद बोलते हैं। तो हम इसको इधर लिख दे रहे हैं, कूटपाद, या बोलते हैं पच्छाव, नहीं पादाभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पादाभ बोलते हैं। ठीक है, पच्छाव मतलब पूछ होता है, वो दूसरा हो जाएगा। फिर उसके बाद जो होगा, यहाँ पे खाद्य रिक्तिका होता है। क्या होता है यहाँ पे, खाद्य रिक्तिका होता है। खाद्य रिक्तिका। ठीक है, अब खाद्य रिक्तिका में यहाँ पे खाद्य कण होगा। क्या होगा, खाद्य कण होगा। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद है पचे हुए भोजन का क्या होगा, यहाँ पे अवशोषण होगा। अब इस स्थिति में क्या होगा, पचे हुए भोजन का अवशोषण होगा। ठीक, अब आपको लिखना है कैसे, क्या लिखना है इसको हम देख लेते हैं। तो लिखने में बहुत आसान है। तो आप पहले फिगर बनाएंगे, उसके बाद लिखेंगे कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा कैसा है, एक कोशिकीय जीव है। इसमें कूटपाद होते हैं, इसमें खाद्य रिक्तिका भी होता है। ठीक है, और ये जो है कूटपाद से क्या करते हैं, चलने और भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है कि इसमें केंद्रक भी होता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव है, इतना हो गया। ठीक है, ये कभी मरता नहीं है। अपने कोशिका विभाजन से क्या होता है, ये दो भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। तो आपको जो है चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आगे जो हमने एक हेडिंग छुड़वा दी जिसको बोलते हैं रसायन स्वपोषण। तो रसायन स्वपोषण में यानी कि केमिकल वाले में, ठीक है, उस चीज़ हमने छुड़वा दिया था। तो उसको आप लिख लीजिएगा, हेडिंग डाल के लिखिए। क्या लिखेंगे, कुछ बैक्टीरिया अकार्बनिक, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं
जो अकार्बनिक होते हैं। कैसे होते हैं? जो अकार्बनिक होते हैं पदार्थों से अपना कुछ बैक्टीरिया अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक क्या बोलते हैं, अकार्बनिक पदार्थों से अपना कार्बनिक भोज्य पदार्थों का निर्माण स्वयं करती हैं। इसके लिए आयरन और यस यानी कि सल्फर, आयरन और सल्फर के साधारण अकार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण से उत्पन्न होता है। यह रसायन संश्लेषण कहलाता है। यह रसायन संश्लेषण कहलाता है। एग्जाम्पल में आप क्या लिखेंगे कि सल्फर बैक्टीरिया और आयरन बैक्टीरिया, ठीक है। एग्जाम्पल में आप इतना लिखेंगे। बाकी आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।